लक्ष्य बनाते समय दो बातों की गलती मत करें। लक्ष्य कभी समाज के, माता पिता के, किसी अन्य के कहने से ना बनाएं, और लक्ष्य बनाते समय अपने जो उद्देश्य है वो विराट रखें। धन लाभ, जिसको हम एक फ्यूडल माइंडसेट कहते हैं, भौकाल या इन चीज़ों को, ये आपका उद्देश्य नहीं हो सकते। ये बहुत क्षणिक बातें हैं। उद्देश्य विराट होने चाहिए, उसके बाद लक्ष्य बनाइए, और एक बार जब लक्ष्य बन जाए, निश्चित हो जाए, तब फिर पीछे मुड़ के मत देखिए। एक आधी असफलताएं भी यदि मिलती हैं तो उनसे हारना जरूरी नहीं है। हाँ, आप एक प्लान बी सी मैंने की बात की कि उनको पकड़े रखें, इसलिए ताकि जीवन में रिस्क ना रहे। लेकिन अगर लक्ष्य निश्चित हो गया है तो फिर आपको संघर्ष करने से, असफलताओं के बावजूद भी बढ़ते रहने से कोई रोक नहीं सकता, और उस पर लगे रहना एक चाहिए। जो आप इनकी एजुकेशन जो मैं देख रहा हूँ, एजुकेशन इसकी मॉडर्नाइज है। अब आप तो सनातन संस्कृति से आप लोग ओतप्रोत हैं, आध्यात्मिक हैं, पूजा पाठ वाले हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ इनको इकोनॉमिक्स की तरफ आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आप इनको इंग्लिश मीडियम आपने पढ़ाया। रामलला जी आए और आज ये कल शाम को ये रिजल्ट आ गया, इससे और भी खुशियाँ हो रही हैं। पापा का भी मान बढ़ाया, अपने पिताजी का भी। उन्होंने भी अपने जीवन काल में 7 नौकरियाँ की। अब जो वो कर रहे हैं वो इनकी 8वीं सर्विस है। अभी तो ये पाँचवीं पे चल रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा रहेगी तो हो सकता है ये 7 दूना 14 तो होना चाहिए, दूना तो जय श्री राम मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। एक शेर याद आता है, जब प्रयाग विश्वविद्यालय का छात्र हुआ करता था तो दीवारों पे लिखा था कि सदियों के बाद आए हैं राहबर जहाँ, सदियों के बाद आए हैं राहबर जहाँ, मेरा कयास है कि चले थे यहीं से हम। फिर आ गए अभिनव द्विवेदी जी के पास 5वां सिलेक्शन। अब हमको कापी उठाना पड़ेगा, चूँकि इनकी इतनी लंबी श्रृंखला है। आप अवध विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, साथ में बीएचयू के भी। लोक सेवा आयोग जीआईसी में पहला प्रवक्ता पे आपका चयन हुआ। उसके बाद ये SSSC यूपी SSSC में एजुकेशन अफसर आप बने। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बने। सहायक नगर आयुक्त कर पे आपका चयन है, इस समय आप नौकरी कर रहे हैं। 5वां आपका चयन हुआ है डिप्टी जेलर यूपी PCS 2023 पर। ढेर सारी शुभकामना आपको अयोध्या दर्पण में। थैंक यू। ये सफ़र कब रुकेगा आपका? ये सफ़र तो अच्छा चल रहा है, लेकिन पिछले इंटरव्यूज़ में मेरी जैसे आपसे बात हुई, UPSC अटेम्प्ट मैंने किया था और फ़िलहाल वो अभी प्रक्रिया चल रही है। कुछ छोटे मोटे अंतरों से अभी जो फाइनल सिलेक्शन है वो रुका हुआ है, और क्योंकि अंतिम लक्ष्य वही है, अभी अटेम्प्ट्स भी बचे हुए हैं कई सारे। तो मन में ये ललक ज़रूर है कि जो बहुत बचपन में सोचा था उस लक्ष्य को अगर प्राप्त कर सकूं और वो अल्टीमेट एम मिल जाए तो सर्वोत्तम तो वही है। तो शायद इस पूरी यात्रा का जो गंतव्य है ये मेरा वही लक्ष्य है, और प्रभु अगर सहाय होता है, प्रारब्ध अपने साथ रहता है, तो मैं चाहूँगा कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ही ये कारवां रुके। ये तो आपका एक पड़ाव है, जैसा आप बता रहे हैं। डिप्टी जेलर आपका व्यक्तित्व तो कहीं से भी टैली नहीं करता इससे, लेकिन मेरी कॉपी में देख रहा हूँ जगह बहुत कम बची है। अब हमको लगता है अगला सिलेक्शन आपका IAS फाइनल ही होगा। बस यही शुभकामनाएं दीजिए कि इस बार अब ये संख्या का मैं क्या करूँगा, इन संख्याओं का जो चाहिए बस वो प्राप्त हो जाए, बस यही आकांक्षा है अभी। और बाकी तो जो प्रभु ने दिया है वो स्वीकार्य है। ये सब अच्छे पद हैं, बड़ी कठिनाई से मिले पद हैं, ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसमें से कोई एक भी सेवा अच्छी सम्मानित जीवन देने के लिए पर्याप्त है। लेकिन ये सच है कि मनुष्य सर्वोत्तम की अपेक्षा करता है, और मेरी भी इच्छा फिलहाल आकांक्षा वही है कि जो लक्ष्य थामा था बहुत पहले उसे प्राप्त कर लूँ। बाकी तो सब ईश्वर की देन है, अच्छा है, स्वीकार्य है। देखिए अब की बार कुछ देखिए, आपका साक्षात्कार मैंने 1.5 वर्ष के अंदर में ये जो है 4-5वां साक्षात्कार है। बहुत कुछ डिटेल लोगों को जाना नहीं है, लेकिन अब की मामले में थोड़ा अलग है। 22 तारीख को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये रिजल्ट, ये परिणाम थोड़ा अलग है आपके लिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये कालखंड 22 जनवरी की ये तिथि 2024 ये वर्ष पूरे भारतवर्ष के लिए, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि पूरे विश्व में स्थापित किसी भी व्यक्ति में जो जरा भी भारतीय सभ्यता के प्रति सम्मान रहता होगा, हर व्यक्ति के लिए बड़ा गौरवशाली क्षण रहा है। हमने सदियों के उस अन्याय के बदले उसके ऊपर एक बार फिर शांति की, सत्य की, स्थायित्व की, सभ्यता की पुनर्स्थापना की। बहुत
बड़ा सौभाग्य रहा होगा मेरा, बड़े पुण्य लाभों का ये समेकित फल रहा होगा कि 22 जनवरी वाले कार्यक्रम के लिए 8 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक लखनऊ से डिप्यूटेड जो 2 अधिकारी थे, उस 2 अधिकारियों में एक मैं भी था जो इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का साक्षी बना। मेरे साथ ही मेरे माता पिता, मेरे भाई को भी VIP पासेस अलॉट हो पाए। हम चारों लोगों ने सब परिवार उस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, देखा, उन हस्तियों के साथ बैठ कर के रामलला के दर्शन किए। ये इससे बड़ा सौभाग्य मुझे लगता है कुछ नहीं है, और ये उन्हीं का पुण्य प्रताप है, क्योंकि ये सच है कि इस बार की PCS परीक्षा मैंने शायद उतनी तन्मयता से मैं नहीं दे पाया था, क्योंकि UPSC का मेंस भी एक दिन पहले बस ख़त्म हुआ था और इसी वर्ष पेपर कुछ बदले थे, ऑप्शनल हट गया था, तो नए पेपर्स में पढ़ भी नहीं पाया। मैं सिर्फ महज मेंस लिख पाया हूँ, और उतने पर भी मुझे 7 लाख में से 167 बच्चों में सिलेक्शन मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और मैं प्रभु की उसी अनुकंपा को महती मानता हूँ जिन्होंने ये संभव कराया। आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहे हैं, और आपका व्यक्तित्व तो जैसा बता रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, सनातनी हैं, आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं। आपने व्यक्तित्व को निखारने का मौका शायद वहाँ पे अच्छा मिलता आपको। आपने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ क्यों आपका लगाव इतना ज़्यादा है? शिक्षा को मैं व्यक्तिगत तौर पे वृत्ति वैसे भी नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है ये एक ऐसी सेवा है जो सिर्फ आपके पेट का नहीं बल्कि आत्मा का भोजन आपको देती है। जी जी जी। तो और व्यक्तिगत तौर पे मुझे भी अपने विषय से भी बड़ा प्रेम है, और पढ़ाना मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है। उस सेवा को मैं बहुत मिस भी करता हूँ, ये भी सच है। लेकिन क्योंकि बहुत शुरुआत से ही मेरे मन में ये ज़रूर था कि जब जो टेंजिबल चेंजेस हैं, शिक्षा से आप जो बदलाव लाएंगे वो लॉन्ग टर्म होता है और सामाजिक परिवर्तन लाने में समय लगता है। जबकि आप यदि प्रशासनिक सेवाओं में और पॉलिसी क्रिएशन की पॉलिसी मेकिंग के स्टेचर पे बैठते हैं, तो जो समस्याएं आपको दिख रही हैं उनका आप त्वरित निवारण कर सकते हैं, इमीडिएट सोल्यूशन दे सकते हैं। जो कि शिक्षा क्षेत्र में रहते हुए यद्यपि वो इससे श्रेष्ठ सेवा रही हो, लेकिन फिर भी वो संभव नहीं है। जैसे भारत इन जनरल एंड उत्तर प्रदेश इन पर्टिकुलर, मुझे लगता है कि शिक्षा क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो कई सारी ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनका निदान करना बहुत कठिन नहीं है। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म हो गया, पॉलिटिकल लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, या इंटरवेंशनिज्म है, या जो करप्शन है, इन इश्यूज़ की वजह से उनमें वो बदलाव नहीं हो पाते। इन चीज़ों को मैंने अनुभव किया 1.5 साल की जब अपनी सेवा रही, और फिर मुझे लगा कि यदि मुझे इससे बेहतर सेवा कहीं देनी है, भले ही मुझे शिक्षा क्षेत्र बहुत पसंद हो, परंतु फिर भी मैं प्रशासन में आ करके एक बार प्रयास करना चाहता हूं कि इस पे अगर मेरा कोई छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन हो सके तो मैं इस सुधार कुछ ना कुछ करूं। आपकी ये तो हुई व्यक्तिगत जानकारी मैंने, लेकिन कुछ आपके अनुज जो परीक्षा की तैयारी अभी कर रहे हैं कंपटीशन की, कुछ आपके अग्रज हैं जो कि कर्म तो कर रहे हैं लेकिन किस्मत नहीं साथ दे रहा। हालांकि भाग्य की बात हमको नहीं करना चाहिए, कर्म ही उनको करना चाहिए। अब उन पर मैं आता हूँ। हालांकि पुराने वीडियो में आपका ये सब बहुत सी चीज़ें मैंने पूछा भी था आपसे, लेकिन पारिवारिक परिवेश लोग जानना चाहेंगे, इसको ब्रीफिंग थोड़ा सा कर दूँ। मेरे फादर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, मेरी मदर एक टीचर रही हैं, बट एट द मोमेंट शी इज़ अ होम मेकर। एक छोटा भाई है मेरा जो भी एकेडमिक्स में लगा हुआ है, उनकी पढ़ाई चल रही है। परिवार में मेरे माता पिता ने सदैव एक ही बात पर यही बल दिया कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ से आप ज्ञान प्राप्त करके और अपने जीवन के साथ साथ पूरे समाज को और अपने से जुड़े लोगों के भविष्य को आप सुधार सकते हैं। तो मेरी माता का इसमें बड़ा योगदान रहा हमारी शिक्षा दीक्षा में। बचपन से मैं बैठा करके पढ़ाना, फिर हमें पुस्तकों की आदत लगाना। आज भी यद्यपि क्लास 10th के बाद से हिंदी ऐसा विषय मेरा नहीं रह गया, बट माई मॉम मेड इंश्योर्ड दिस थिंग कि हम लोग कुछ न कुछ टच में रहें। वो हम लोगों को रामचरितमानस का पाठ कराती है। अब तक मैं 20 बार लगभग वो रामचरितमानस आद्यात खत्म कर चुका होगा। श्रीमद् भगवद गीता हनुमान प्रसाद पोद्दार की टीका सहित मैं 4-6 बार पढ़ चुका हूँ। विष्णु पुराण, भागवत पुराण की छोटी मोटी रीडिंग्स में कर चुका हूँगा। दुर्गा सप्तशती मुझे कंठस्थ है पूरी, कवच कीला खरगला। इसके साथ ही साथ साइंस के विषय हो गए, जो आपके मेरा इकोनॉमिक्स एज सब्जेक्ट रहा, मैं सर्टिफिकेट नेशनल सर्टिफिकेट होल्डर रहा CBSE का। उसके बाद मैं UG-PG गोल्ड मेडलिस्ट रहा BHU से, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मेरी 6 महीने की फेलोशिप रही। ये 5वीं-6ठी सरकारी सेवा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मतलब माता पिता का विशेष योगदान है, और मुझे लगता है कि मेरी इस सफलता का एक बड़ा श्रेय, बल्कि सब मुझसे भी बड़ा श्रेय उन्हीं को जाता है। बस ये परिवेश, इसी प्रेम के परिवेश में पला बड़ा, और इसलिए मैं तो स्वयं को बड़ा प्रिविलेज्ड मानता हूँ, और इसीलिए बड़े ख्वाब देखने की शायद वो संभावना भी मेरे अंदर ये ललक रहती है अभी भी।
जैसा कि अभिनव जी ने बताया कि इनका पारिवारिक परिवेश ऐसा रहा है कि भटकने की, चूँकि बिला पूरा हर संसाधन घर में है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है। आजकल बच्चे डिजिटल गैजेट्स इतने आ गए हैं कि उसमें भटकाव आ जाता है, लेकिन अपने को इन्होंने बहुत संतुलित रखा, अपने गोल को जो आज अचीव कर रहे हैं, आगे निश्चित रूप से बढ़ेंगे। ये तो हुआ एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका हुआ, और आपको मोटिवेशन, और चूँकि पिताजी जैसा आपके बता रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड एक शिक्षा के क्षेत्र से रहे हैं, वो भी एक प्रोफेसर से बाद आज प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाने की प्रेरणा कहाँ से आई आपके अंदर? एडमिनिस्ट्रेशन का प्लान मेरा काफ़ी यंग एज से ही मैंने देखा है। मेरे बाबा जी उसी पद पर है, आईएएस के पद पर रहे, और उसके बाद मैंने अपने परिवार के अन्य लोगों को भी देखा। धीरे धीरे उनके जो अंदर सेवा भावना थी, जिस प्रकार से उन्होंने लोगों की सहायता की, जिस तरह से उन्होंने गरीबों की मदद करते मैंने देखा कि अगर आपके हाथ में शक्ति सामर्थ्य हो और आपके मन में उचित भावना हो तो आप बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। मेरे मन में भी ये बहुत छोटे से ही था कि किसी ऐसे प्रशासनिक पद पर जाना है, और वही मोटिवेशन धीरे धीरे बढ़ता हुआ विद द एज मल्टीपल फोल्ड टाइम्स वो बढ़ा। एंड मैं डिस्पाइट द फैक्ट कि एकेडमिक करियर मेरा बड़ा अच्छा जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद ही मैंने पीजी के बाद कुछ और परसू न करके एकेडमिक लाइन छोड़ करके आई वेंट फॉर सिविल सर्विसेज, और फिलहाल अभी यात्रा वहीं पे कंटिन्यू हो रही है। आपकी तो एजुकेशन बहुत हाई क्लास हुई, इंग्लिश मीडियम, आपका इंग्लिश पर भी अच्छी पकड़ है, और एजुकेशन महंगी आपकी रही कह सकते हैं। आप वहाँ पर गए, बीएचयू में गए, उच्च विश्वविद्यालय गए, लेकिन बहुत पुअर कंडीशन, लोग बच्चे अभी इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ पाते हैं। और आईएएस के लिए जैसा एक हवा लोगों ने बना दिया है, जो आपने गोल बनाया है कि उसके लिए इंग्लिश मीडियम के ही बच्चे सफल होते हैं ज़्यादातर। आपके मीडियम का कितना असर मानते हैं आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? देखिए, ये सच है कि थ्रू आउट मेरी पढ़ाई के भी और परीक्षाओं में भी मीडियम तो मेरा इंग्लिश ही रहा, लेकिन मुझे लगता है आज के समय में जो डिजिटल दुनिया का फैलाव हो चुका है, जो इतना रिसोर्सेज हमारे पास है, नए नए कोचिंग संस्थान खुल रहे हैं, और हिंदी का एक बहुत बड़ा डिमांड मार्केट भी है, तो उस हिसाब से अब रिसोर्सेज की कोई कमी या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऐसा हिंदी और इंग्लिश में नहीं है। मेरे जानने वाले कई सारे ऐसे मेरे मित्र, मेरे जानकारी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदी माध्यम से रहते हुए भी अच्छी अच्छी रैंक, टॉप 10 में रैंक्स निकाली, इसी परीक्षा में निकाली हैं। तो ऐसा कोई भी लिमिटेशन माध्यम आपके ऊपर नहीं बनता है। ज्ञान किसी भाषा का मोहताज नहीं है, भाषा महज एक माध्यम है उस ज्ञान को किसी व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए। तो मुझे लगता है कि यदि आपके पास ज्ञान प्राप्त करने की जिजीविषा है, उत्सुकता है, जिज्ञासा है, तो उस परिस्थिति में भाषा कभी भी कोई बाधा नहीं बनती है। सच्चाई तो ये है कि पीसीएस इंटरव्यू पे जब मैं देने गया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई वाज एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, नन ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड मी वर इन इंग्लिश। वो सब प्रश्न हिंदी में ही थे, टर्मिनोलॉजी भले इंग्लिश की थी, और मुझे हिंदी में ही आंसर करना पड़ा। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा ऐसा कंड्यूसिव प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप इंग्लिश मीडियम में रहते हैं तो और मुझे लगता है दोनों भाषाओं का ज्ञान जब आप भारत में, स्पेशली उत्तर प्रदेश में हैं, तो किसी एक भाषा से काम नहीं चलेगा, थोड़ी बहुत पकड़ दोनों में होनी चाहिए, बट हिंदी माध्यम में होने पर ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है जो आप ना पार कर सकें। आईएएस के जो आपने गोल बनाया है अपना, आईएएस का कौन सा अटेम्प्ट आपने इंटरव्यू फेस अभी दिया है आपने? जी, अभी मैं दे चुका हूँ, और इंटरव्यू के बाद अब मैं ये दूसरा अटेम्प्ट चल रहा है, और ईश्वर चाहेगा। पहला अटेम्प्ट जो आपने दिया था तो इंटरव्यू तक गए थे उसमें आप? हाँ, पहले अटेम्प्ट में भी मैं इंटरव्यू तक गया था, कुछ 20-22 नंबर की। कहाँ चूक आपसे हो गई, क्या लगता है आपको? पहले अटेम्प्ट में तो मेरा सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि इकोनॉमिक्स के पेपर में मैंने थोड़ा डायग्राम्स क्योंकि ज़्यादा होते हैं, उनको बनाने में और टिकोर के बनाने के चक्कर में मेरे लगभग 50 नंबर के प्रश्न छूट गए थे। वो बहुत फेटल साबित हुआ, क्योंकि लास्ट में जो 20-22 नंबर से मेरा रुका, वो मुझे लगता है कि अगर यद्यपि भले ही टॉप रैंक ना आती, लेकिन सिलेक्शन निश्चित हो जाता अगर मैंने वो प्रश्न महज कर लिए होते तो। उसके अलावा फिर ये ही रहा कि मुझे लगता है, और अन्य पेपर्स में भी मार्क्स एवरेज ही रहे, तो मेंस में अगर मैं थोड़ा सा और बेहतर परफॉर्म कर लूँ, कुल ओवरऑल 40-50 मार्क्स और बढ़ जाते, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर के सिलेक्शन ले सकता था। अब उस बार उस गलती को अब आगे सुधारने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि एकेडमिक में ही लोगों की हिम्मत छूट जाती, कंपटीशन तो बड़ी बात चीज़ की है। इकोनॉमिक्स आपने चुना, अर्थव्यवस्था जिसमें हमेशा अपडेट रहना पड़ता है, आपने ये चैलेंज कैसे लिया आप? इकोनॉमिक्स मुझे क्लास 11th में हमारे इलेक्टिव में आई थी, और इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए मुझे ऑलरेडी बहुत इंटरेस्ट था। मेरे मुझे लगता है कभी कभी गुरु का बड़ा महत्व होता है आपके जीवन में। डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव हैपेंड टू बी माई टीचर क्लास 12th।
तो वहाँ पर मैंने देखा कि उनके पढ़ाने का तरीका, उन्होंने जैसे करंट अफेयर से लिंक करके चीज़ों को पढ़ाया, तो इकोनॉमिक्स में धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट बहुत आने लगा। और दिस इज दिस फेमस सेइंग कि इंटरेस्ट ड्राइव्स एक्सीलेंस एंड एक्सीलेंस ड्राइव्स इंटरेस्ट। वो साइकिल चलने लगा और इकोनॉमिक्स में नंबर भी अच्छे आने लगे, इंटरेस्ट तो आ ही रहा था, करंट अफेयर्स उसको कलेक्ट करता था। कनेक्ट करते करते मैंने देखा कि वैश्विक घटनाएं जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था से, अर्थशास्त्र से रिलेटेड होती हैं। तो धीरे धीरे मुझे इसमें बड़ा इंटरेस्ट आने लगा और फिर उसके बाद मैंने BHU का एंट्रेंस दिया, वो निकल गया। फिर ये क्रम आगे बढ़ता चला गया, मार्क्स का, नंबर का, मेडल्स का। तो इकोनॉमिक्स एज अ साइंस मुझे बहुत पसंद है और लोगों को बड़ी कठिन लगती है, मैं मानता हूँ ये बात को, लेकिन मेरे लिए इकोनॉमिक्स बड़ा प्रिय विषय है और मुझे मेरे लिए हॉबी जैसा है कि मैं खाली समय रहने पर भी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स रिलेटेड ही पढ़ना पसंद करता हूँ। जी जी। ये बताएं कि जैसे IAS और PCS के पैटर्न में बहुत अंतर है। वहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे चूँकि इधर एक सालों से तो और जो पुराने नए सभी एक हो गए हैं जो कॉम्पिटिटर हैं, तो आपने दोनों को बैलेंस कैसे किया? आप देखें इसमें भी सफलता आपने ली, IAS का इंटरव्यू दिया, दोनों का पैटर्न अलग अलग है, ये कैसे संभव हो पाया आपसे? नहीं, बड़ा कठिन था। बीच में तो मुझे कई बार ये भी लगा कि शायद गलती कर दी है क्योंकि सच्चाई यह है कि पिछले साल तक ऑप्शन, यद्यपि पैटर्न सेम होने के बावजूद भी सिलेबस पैटर्न पहले भी अलग अलग ही हुआ करता था, लेकिन पहले सिर्फ प्रीलिम्स के बाद आपको थोड़ा बहुत आसानी मिल जाती थी क्योंकि मेंस का सिलेबस या पैटर्न लगभग सेम था। इस साल से दो बातें हुई। पहली बात तो पैटर्न बदल गया, नए 2 पेपर्स ऐड हो गए और साथ ही दोनों मेंस के बीच में एक ही दिन का गैप नहीं मिला। मतलब एक UPSC का मेंस खत्म हुआ, तुरंत UPPCS का चालू और 4 दिन के अंदर 8 पेपर करा करके उन्होंने भी ख़त्म कर दिया, तो मौका ही नहीं दिया। तो इस परिस्थिति में बड़ा डिफ़िकल्ट था, बट मैंने कोशिश ये किया कि दोनों को किस तरीके से मैनेज किया जा सके और मैंने इसीलिए अपनी जो तैयारी थी उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया, स्ट्रक्चर किया, प्रॉपर प्लानिंग की कि दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा समय मैं निकाल सकूं। यद्यपि ये सही है कि PCS के मैं पेपर 5 और 6 को उतना अच्छे से कवर नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जो मेरा संकलित अध्ययन रहा होगा उसने मेरी सहायता की इसको निकालने में। आप एक, मैं देख रहा हूँ कि आपको जो अध्ययन किया है जीवन में, एक अब आज सफल हैं तो कुछ भी कहें, एक तरह से कह सकते कुछ भी कहेंगे लोग मानेंगे, लेकिन एक दिशा में नहीं रहा। आप टीचिंग में भी गए, उसके बाद आप कुछ दिन तक आप GIC के लेक्चरर रहे, उसके बाद प्रोफेसर भी रहे, उसके बाद आपने अभी UPPCS दिया, IAS दे रहे हैं। जीवन आपको मैं देख रहा हूँ ऐसे चल रहा है, कोई एक सीधी आपने लकीर नहीं खींचा अपने जीवन करियर को लेकर आपने, लेकिन आजकल हम लोगों को सब कहते हैं कि एक दिशा में चलिए, इसका ज़रा खुलासा कर दीजिए। देखिए, लकीर बड़ी सीधी है लेकिन वो सीधी लकीर अभी मिल नहीं पाई, इस चक्कर में घूमना पड़ रहा है थोड़ा बहुत। प्लान वही था कि सीधे UPSC निकलता और मैं नौकरी ज्वाइन करता। इन नौकरी की संख्या बढ़ाने की ऐसी मेरी व्यक्तिगत कोई इच्छा थी नहीं, ये सच है। हाँ, ये जरूर है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी को मैंने अपना बैकअप बना रखा था। मैंने PCS भी पहले अटैम्प्ट के बाद जब समय मिला, मैंने अब तक नहीं दिया था, पिछला अटैम्प्ट मेरा पहला अटैम्प्ट था और मैंने ये सोचा था कि UPSC नहीं निकला है, इस परिस्थिति में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर और PCS की परीक्षा ये दी थी। ईश्वर की अनुकंपा से बाकी सब कुछ तो निकलता चला गया धीरे धीरे, लेकिन अभी जिस अंतिम गंतव्य को मैंने मान रखा है भी वो नहीं मिला है, इसलिए थोड़ा बहुत दाएं बाएं तो हुए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई के माध्यम में इधर उधर हुआ, क्योंकि जितनी भी परीक्षाएँ निकली, उदाहरण स्वरूप जो लेक्चरर का है या असिस्टेंट प्रोफेसर का है या PCS के हुए, इन सब में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है UPSC से। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट मेरा ऑप्शनल भी है, तो इसलिए वो मुझे इन परीक्षाओं में उसने बड़ी सहायता की। GS की तैयारी करने की वजह से जो उनके GS के पोर्शंस आते हैं या UPPCS में जैसे GS का जो पोर्शन हुआ, ये उसी IAS की तैयारी से निकल जाता है, मुझे कुछ अलग से पढ़ना नहीं पड़ता है। तो उसी राजपथ पर चलने की वजह से पगडंडियाँ भी धीरे धीरे निकलती चली जा रही हैं, लेकिन अभी वृहद लक्ष्य बाकी है, तो हम स्टिल इन द प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन द सेम। देखिए, ऐसा है कि अब IAS भी दे रहे हैं, IAS का इंटरव्यू दे रहे हैं। अब इसके बाद इंटरव्यू के बाद किस्मत बहुत काम करती है, भले कोई कहे न कहे, क्योंकि इंटरव्यू मतलब आपने कर्म पूरा अपना किया, तो और PCS भी आपने दिया, तो इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी की आपने, अलग अलग स्ट्रेटजी क्या बनाई, और आप दोनों को बताना पड़ेगा, क्योंकि IAS का भी गोल आपने, PCS तो आप सफल है ही, रिजल्ट आ जाएगा, IAS आप इंटरव्यू दे के आए, दोनों को आप बताइए कि गोल लोगों को एक लेकर चलना चाहिए कि दोनों की तैयारी कैसे करें। देखिए, ये चीज़ें बहुत पर्सनल आंसर्स हैं, इसके बहुत व्यक्तिगत उत्तर हो सकते हैं और कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट मैं इसलिए नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि व्यक्ति के अपने अपने संघर्ष, अपने अपने समय की बाध्यताएं हैं, तो हो सकता है। लेकिन हाँ, जहाँ तक मैं ये कहता हूँ, अगर आप एक नए
एंट्रेंट हैं, आप शुरुआत करने जा रहे हैं तैयारी की, तो पहले तो ये होता था सिलेबस सेम था, पैटर्न सेम था। अब उसके डिफरेंस होने की वजह से आपको अपनी वरीयताएं, अपनी प्रायोरिटीज़ तो तय करनी पड़ेंगी कि आपको दोनों में से आपके लिए नौकरी इमीडिएटली आवश्यक हो तो जो आसान लगे पहले उसको कर लीजिए, और यदि आपके लिए लक्ष्य ज़रूरी है कि मुझे IAS ही निकालना है या PCS ही निकालना है तो जिस पे फोकस रहे, प्राइमरी फोकस उसी पर रहे, और एक बार जब प्राप्त कर ले तब आगे फिर करें। तो प्लानिंग अपने ये, यद्यपि ये कोई जेन्युइन आंसर नहीं है क्योंकि मैंने दोनों परीक्षाएं एक साथ दी, निकाली, तो इसलिए असंभव तो नहीं है, लेकिन यह है कि कठिन बहुत है, और शायद इसी की वजह से आपकी जो रैंक आ सकती है उसमें थोड़ा नुकसान हो सकता है, उसमें डिफरेंस होने की वजह से। तो मुझे लगता है इस समय PCS और IAS को अगर मैं कंपेयर करूं, और अगर सेम पढ़ रहा, क्योंकि आमतौर पे वो हफ्ते भर के अंतराल पे ही प्री 2-4 दिन के अंतराल पे मेंस करा लेते हैं, तो उससे अगर आप बचना चाह रहे हैं और आप नए तैयारी करने जुट रहे हैं तो पहली बार अटेम्प्ट किसी एक को ही फोकस करके दीजिए, भले ही दूसरे को डाल दीजिए। और अगर आप वेटरन हैं, आपकी तैयारी पूरी है, आप प्रिपेयर्ड हैं, तब आप दोनों को टारगेट कर सकते हैं, तब तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। कोचिंग की आज के समय में एक दौर चल रहा है। आज के एरा में ये माना जाता है कि चाहे ये तो कंपटीशन है, एकेडमी के लिए भी कोचिंग के बगैर माना जाता है। फौरी तौर पे लोग एकेडमी क्वालिफिकेशन लेते हैं, एग्ज़ाम देने चले जाते हैं आज के समय, सीरीज पढ़ के। हमारे यहाँ की अटेंड है। तो आप ये बताइए कि कोचिंग की क्या इंपॉर्टेंस रही आपकी लाइफ में? जी, मैंने अपने जीवन में इन परीक्षाओं के लिए कोई भी कोचिंग अभी तक तो फ़िलहाल नहीं ली है, और सारी परीक्षाएं जो निकाली, UPSC के इंटरव्यू तक पहुंचा, वो मैंने सेल्फ स्टडी के दम पे ही मैंने किया है। और जिस तरीके के आज ओपन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इंटरनेट इतना तेज़ हो चुका है, आप कोई भी क्लास, कोई भी ऑनलाइन मटीरियल आप बड़ी ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। सो इन माई पर्सनल ओपिनियन आई डोंट बिलीव कि कोचिंग एक इंडिस्पेंसिबल सोर्स है। ये ज़रूर है कि आप ये हो जाए तो ठीक है, अगर आपको ईजिली अवेलेबल है, आपको सहायता चाहिए तो आप किसी का गाइडेंस ले सकते हो, कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन इंडिस्पेंसिबल नहीं है कि उसके बिना होगा नहीं। तो मिल जाए तो सो गुड, नहीं भी मिले तो कोई कष्ट नहीं है। अपने मेहनत से, सेल्फ स्टडी और डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन के साथ आप इन परीक्षाओं को निकाल सकते हैं। UP PCS में वैकल्पिक विषय हटा दिया गया, इसका क्या आप प्रभाव देखते हैं आने वाले समय में? देखिए, इससे फ़ायदे और नुकसान इसके दोनों हैं। एक नुकसान तो मैंने खुद अपने लिए देख लिया कि मैं ऑप्शनल, मेरी अच्छी तैयारी थी, सब्जेक्ट पे बड़ी पकड़ थी, लेकिन इसी साल बदल जाने की वजह से ही शायद ये कुछ रैंक्स का ड्रॉप जो मेरा हुआ, ये इसी कारण हुआ क्योंकि इस बार ऑप्शनल हट गया, और चाह कर भी, सब तैयारी होने के बावजूद भी मैं नहीं इसको टैकल कर पाया। तो खैर ये है, लेकिन इसके साथ दूसरा फ़ायदा ये है जो मुझे लगता है, ऑप्शनल में होने से कई बार कई डिस्क्रिपेंसीज आती थी। जो लोग किसी ऑप्शन ने अच्छे नंबर दे दिए, या किसी ने अच्छा लिखा लेकिन उसका ऑप्शन में ख़राब नंबर मिल गए, फिर उसकी जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती थी उस पर कोई क्लैरिटी नहीं थी कि कोई कैसे हो रहा है। तो ये सब चीज़ों के कन्फ्यूजन्स लोगों में जो अकारण संदेह फैला करते थे, उनको ख़त्म कर दिया है, और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा स्टेप है। बस ये है कि इसके साथ साथ थोड़ा सा गवर्नमेंट को ये या जो आयोग है उसको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो प्रश्न पत्र की डिज़ाइनिंग हो वो इस तरह की हो, या जो इवैल्यूएशन हो ये ऐसा हो कि समेकित इवैल्यूएशन हो सके UPSC जैसा, और अच्छी रैंकिंग के साथ जो क्लैरिटी हो। तो मुझे इस डिसीजन से आई एम पर्सनली ओके विद द डिसीजन। आप एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सा सेक्टर ऐसा है जो आप काम करना चाहेंगे, अगर आपको मिले, अगर मौका मिले? कुछ लोग हमने देखा है ऐसे IAS हैं, अच्छा मिलता है लेकिन वो वही चुनते हैं जो उनका जहाँ रुचि हो। आपको कहाँ रुचि है काम करने में? मैं अभी नगर विकास विभाग में फ़िलहाल कार्यरत हूँ, और मैंने इसके कामों को पिछले 4-6 महीनों में बड़े डीपली स्टडी किया है। मुझे लगता है कि अर्बन डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होगा मुझे, अगर इंटरेस्ट है काम करने के लिए, क्योंकि भारत की 2 प्रॉब्लम्स है। एक तो हमने शहरों की प्लानिंग बड़ी पुअर कर रखी है, जो उनके डेवलपमेंट मॉडल्स हैं, जो कंस्ट्रक्शंस हैं, वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप है। दूसरी बात यह है कि सिविल सेंस इन जनरल पब्लिक कम है, तो हमको दोनों तरफ काम करना पड़ेगा। तो मैं जो प्राइमरी फोकस एरियाज़ मेरे हैं वो प्राइमरीली रहेगा विमेन एम्पावरमेंट, ये रहेगा। दूसरा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एक इंदौर का मॉडल बड़ा बढ़िया हम लोगों ने देखा था, आशीष सिंह जी जब वहाँ IAS बन करके गए तो कूड़े के बड़े एक ढेर को जो कि कई एकड़ में फैला था, उसको उन्होंने कन्वर्ट करके एक सुंदर जंगल बनाया, उसकी रिसाइकलिंग प्लांट लगाया वहाँ पर। तो हमारे घर से निकलने वाला जो वेस्ट है, जो हमारे सड़कों को, हमारे शहरों को गंदा कर रहा है, उसको बेहतर मैनेज करके हम शहरों को साफ़ सुथरा कर सकते हैं, बेटर अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं, और
अन्य क्षेत्र अगर मैं फोकस में लेना चाहूँ जो मुझे बहुत लगता है ज़रूरी है, वो है कि इनकम इनक्वालिटी हम कैसे कम कर सकते हैं। अभी तो हम लोग पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पर हैं, पर जब पॉलिसी मेकिंग पर जाएंगे तो भारत की बढ़ती हुई जो आर्थिक शक्ति है उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, ये बड़ा आवश्यक है। तो हमारी नीतियों में ये ज़रूर होना चाहिए कि इस अंतिम गरीब व्यक्ति को भी किसी भी वो धर्म, संप्रदाय, जाति, अन्य भागों में बटा हो, गरीबी सबसे बड़ा दुश्मन है जो महात्मा गांधी कहा करते थे, उसको हटाना हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। ये बताइए कि एक बहुत सतह प्रश्न किंतु महत्वपूर्ण, उसको लोग जानना चाहते हैं, पढ़ाई का रूटीन क्या था, कई घंटे पढ़ते थे आप, कई बजे उठते थे। हालांकि मैं मानता हूं कि आजकल डिजिटल गैजेट्स ने हमारा सिस्टम सारा चौपट कर दिया है। जो पहले रूटीन होता था, अब मोबाइल की घंटी कब बज जाए या कोचिंग से कब कॉल आ जाए कि भैया अब सिस्टम सब चौपट हो चुका है। ऐसे समय में डिजिटल गैजेट्स ने जब सिस्टम को बिगाड़ रखा है, तब आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? अब मुझे लगता है इन चीज़ों का सल्यूशन भी आपके ही हाथ में है। मतलब इस पे निर्णय कैसे लेना है, कैसे चलाना है, ये खुद ही करना पड़ता है। और समय के साथ मुझे लगता है कि अगर आप तैयारी कर दी है तो इसे दूरी तो बनानी पड़ेगी। इनके साथ रह करके बहुत संभव तो नहीं हो पाएगा। तो अब इधर तो जब से नौकरी मिली मैं खुद थोड़ा रिलैक्स हो गया हूँ, लेकिन ये है कि इससे पहले जब मैं तैयारी कर रहा था तो या तो मैं फ़ोन बंद करके मम्मी को दे दिया करता था और वो इन्हीं के पास रहता था दिन भर में, सुबह 8 से लेकर के शाम के 8 बजे तक। मम्मी ले लेती थी, दे देते थे आप? दे देते थे वो मैं खुद ही दे देता था, क्योंकि ये बगल रहेगा तो आप कितने भी बड़े धीर गंभीर सनातनी संत हों, लेकिन यही है कि वो मौके से हाथ से निकल ही जाता है और एक बार उठा तो फिर कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसलिए मैं खुद इसको दूसरे कमरे में रख देता था और आमतौर पर स्विच ऑफ रखता था ताकि फालतू के फ़ोन्स ना, डिस्टर्बेंस ना हो। अब तो ये है कि सेवा में रहते हुए तो फ़ोन को जिंदा रखना जो मजबूरी हो जाती है कि ऑन तो रहना ही है, तो बीच बीच डिस्टर्बेंस होते रहते हैं। लेकिन यह है कि तैयारी के समय में मैंने अपनी रूटीन को लगभग फिक्स कर रखा था। सुबह हमारे घर का ये नियम है माँ का बनाया हुआ कि आप 6:30-7 के बाद सो नहीं सकते। ठंडक में थोड़ा लचर हो जाता है, लेकिन यह है कि ये समय लगभग यही रहता है। और ये करते हुए दोपहर का 1 घंटे का आराम अगर समय मिल गया तो, और दिन भर में 7-8 घंटे की पढ़ाई मैं कर लिया करता था। अब तो उतनी नहीं हो पाती नौकरी के साथ, लेकिन यह है कि 8-10 घंटे की पढ़ाई अगर घंटों में नापें तो। यद्यपि मुझे लगता है कि पढ़ाई को घंटों में कभी नापना नहीं चाहिए। टारगेट अपना बनाइए और वो जब आपका अचीव हो जाए तब रिलैक्स हो जाइए। भाई पढ़ाई है, कोई जीवन से बड़ी तो नहीं है, तो जीवन में बहुत कुछ करना है, तो उसको मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, प्लानिंग बेहतर होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपके हाथ में है तो ये कोई, और मुझे ये भी नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत सुपर ह्यूमन एफर्ट चाहिए। मैं ये झूठ नहीं कहूँगा, हाँ मेहनत बहुत करनी है, लेकिन मेहनत ऐसी नहीं करनी है कि असंभव है। वो अच्छे से संभव है और सामान्य जीवनचर्या चलाते हुए संभव है, बशर्ते आपके कोई डिस्ट्रैक्शंस, कोई दुर्व्यसन ना हो। तो साक्षात्कार तो को थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, आपके प्रश्नों की पटरी को थोड़ा मैं हटा देता हूँ। अब आपको फ्री करता हूँ, रुचि पे आता हूँ, जहाँ पर आप खुद अपने पे आ जाएंगे। आपकी भी कुछ रुचियाँ हैं, कुछ कविताएं हैं, कुछ लेखन से भी आप संबंधित हैं। उस फार्म में अब आप आ जाए तो बेहतर होगा। लोग जानना चाहेंगे भैया लिखते क्या हैं, और चूँकि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आप लेखनी पढ़ाई से इतर न चलाएं, ये संभव ही नहीं है। तो आप उस पर भी आ जाएं। क्या आप वो अपनी तरफ से क्या आप कुछ कविताएं हों, कुछ हों, ऐसा कुछ बताना चाहें तो बोलिए। मैं एज अ हॉबी में परसू करता हूँ। पब्लिक स्पीकिंग हो गई या डिबेट्स एंड डिस्कशंस हो गए, क्रिएटिव राइटिंग हो गई, पोइट्री हो गई, ये चीज़ें मैं करता हूँ खाली समय पा करके। पुस्तकें पढ़ना हो गया, ये सब मैं काम करता रहता हूँ, समय पाता हूँ। और हाल ही में मैं काशी की जब नया शिलान्यास हुआ था, प्राइम मिनिस्टर भी कुछ दिन पहले जब गए थे, नए कुछ कापी वापी लेना हो ले सकते हैं? नहीं, मैं मुझे लगता है फ़ोन में मैंने हाँ वही मैंने कहा कि कुछ होगा तो मैं आपको सुना तो जो मेरी सबसे रिसेंट लिखी कविता है क्योंकि मैं बनारस का पढ़ा लिखा हूँ, और जो भी व्यक्ति कुछ दिन बनारस में रह गया उसके अंदर थोड़ा बहुत काशी रह जाता है, तो उस पर एक कविता मैंने लिखी है अभी बहुत जल्दी ही। तो उसका शीर्षक काशी ही है। कविता कुछ यूँ है कि काशी काशी सोचा था बोलूँगा, फिर उलझे मन को खोलूँगा, तेरे संग बीते काल खंड को मानस धट पर तौलूँगा। धट का अर्थ है तराजू। तेरे संग बीते काल खंड को मानस धट पर तौलूँगा। क्या बात है। सदियों का इतिहास सृजित व सहस्राब्द का तम प्रकाश, प्राची प्रतीच के शिखर लांग जहाँ शंकर करते स्वयं वास, जहाँ हुई उदय सभ्यता निलय कुलवंश दीप बहु जले बुझे, जहाँ हुए कोटि समरांगण में रणचंडी करती ग्रहण ग्रास, ऐसे उज्ज्वल संजन पल्लव के प्रेमिल पट पर झूलूंगा, काशी सोचा था बोलूँगा।
शुभ्रा की शांत तरंगों में जीवन वीणा का सुरभित स्वर। शुभ्रा गंगा। शुभ्रा की शांत तरंगों में जीवन वीणा का सुरभित स्वर। 80 की शिखर नसैनी से स्वर्गारोहण का ज्यों अवसर। जहाँ मनोकामना पूर्ण करे मन कामेश्वर श्री हनुमान। जिस महानगर की रक्षा में खुद प्रेतनाथ भैरव तत्पर। इस देवभूमि के कड़कड़ में बसते शिव को जब छू लूँगा। काशी फिर तुझसे बोलूँगा। जहाँ महामना ने महादान से गुरुकुल गौरव निर्माण किया। बेच्यू। जिन सुरभित घाटों पर बैठे तुलसी ने राम विधान किया। जिस सप्तपुरी में पांडुपुत्र के ब्रह्म पाप भी क्षीण हुए। जहाँ स्वयं पितामह पर विद्वत ने घोर युद्ध संधान किया। तेरे अंचल में पलित प्रलय और सृजन चक्र को खोलूँगा। काशी फिर तुझसे बोलूँगा। मैंने भी संचित जीवन के कुछ तार तुझी से जोड़े हैं। इस ज्ञान लब्धि के सागर में अपने कुछ प्रस्तर छोड़े हैं। पर काल उर्मिका द्रुत प्रकाश निर्बल नर्तन पर भारी था। कलरव पीड़ित या हृदय आज भी तेरी चादर ओढ़े है। इन भौगोलिक झंझावातों से जलपोत घुमा कर लौटूंगा। काशी फिर तुझसे बोलूँगा। काशी फिर तुझसे बोलूँगा। क्या क्या, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी रहे हैं, लेकिन हिंदी पे इतनी अच्छी पकड़ है। ये संस्कार माता पिता से आते हैं, लेकिन आज के समय में अधिकारियों की सबसे बड़ी समस्या, माताएं तब बुलाई जाती हैं जब बच्चा होने वाला होता है पत्नी को। ये कंडीशन है, हम शहरों में देख रहा हूँ, तब तक माता नहीं याद आती। लेकिन इस चीज़ को चूँकि एक वर्ग ऐसा है, हो सकता है हमको गाली भी पड़े, कि वो इसीलिए पिछड़ा है कि पद पाने के बाद सबसे पहले माता पिता को भूल जाता है। पहला काम वहीं से शुरू होता है, अपनी कॉलोनी को भूल जाता है, अपने रिश्तों को भूल जाता है। ये आप मेरी तरफ से एक छोटा, चूँकि हर आदमी IAS बनना चाहता है, मेरी भी एक चंद्र इच्छा थी, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन हमने जो अनुभव अपने जीवन के किया है, ये मेरा ये है। अब सेकंड पे आप पे आऊँगा। एक प्रश्न जो इस समय ज्वलंत है, प्लान बी। चूँकि नौकरी सबको नहीं मिलेगी, पद इतने सीमित हैं और सीमित होते जा रहे हैं कि क्योंकि आज के कंपटीटर को क्या प्लान बी लेकर चलना चाहिए कि नहीं? प्लान बी सी डी हमेशा आपको तैयार रखने चाहिए। आप कभी भी एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन कही जाती है। आप किसी भी जब दुश्मन पे हमला करने जाते हैं, अगर आप सिंगल प्लान के साथ जा रहे हैं तो आप मौत निश्चित कर रहे हैं अपनी। क्योंकि ये सिंपली है, क्योंकि आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो सामने वाला खाली नहीं बैठा है। आप प्लान कर रहे हैं इस निकालने का, तो 5 लाख लोग, 15 लाख लोग और साल के प्लान कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही प्लान कर रहे हैं। इसलिए अगर आप सिंगल प्लान के साथ चल रहे हैं तो वो सुसाइडल मिशन भी हो सकता है। किस्मत अच्छी हो, निकल जाए। तो मैंने अपने जीवन में यही किया। मैंने UPSC 1 अटेम्प्ट देने के बाद फिर 2 अटेम्प्ट्स नहीं दिए, 2 साल मैं रुका रह गया। इसीलिए क्योंकि मुझे लगा कि इससे पहले कि मैं इसमें और समय दूँ, उससे पूर्व में मैं कुछ ना कुछ ले लूँ। ये जो भी निकली हैं सेवाएँ, ये सब प्लान BCD ही हैं। और यही नहीं, इसके अलावा भी मुझे लगता है जो लोग तैयारी करने आ रहे हैं उनको, जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए, जो BTech या MBA या MBBS किए हुए विद्यार्थी हैं, वो हमेशा ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि UPSC उनके लिए एक, या ये जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, ये उनके लिए एक संभावना है। साल 2 साल, दीज थिंग्स आर नॉट ग्रेटर देन लाइफ। हमको ये समझना चाहिए कि IAS हो गया, PCS हो गया, दीज आर ओनली डेकोरेटेड बाबूज। सो इट्स नॉट लाइक कि लाइफ यहाँ पर समाप्त हो जाती है। हाँ, बहुत सम्मानित सेवाएं हैं और इनका सम्मान होना चाहिए समाज में। आपको मेहनत करनी चाहिए इनके लिए, लेकिन जीवन यहाँ पर समाप्त तो नहीं होता है। तो यदि और जीवन में इतना 10 साल 12 साल लोग देते हैं, ये करना भी नहीं चाहिए। आपको साल 2 साल इसमें दे करके। इसकी कविता है, याद आ रही है, कुछ सपनों को खो जाने से जियो। क्या, किसकी है? बच्चन साहब की। क्या है? याद आ रहा है? कुछ सपनों के मर जाने से बेमिल नहीं मरा करते हैं, जीवन नहीं मरा करते हैं। इसे कुछ। हाँ। बच्चन साहब की नहीं, हरिवंश राय बच्चन की ही है ये। अच्छा। हाँ। वो जिस पंक्तियाँ कुछ ऐसी हैं कि में एक तारा था, माना वो सबको प्यारा था, पर टूट गया फिर कहाँ मिला। क्या है? अंबर में एक सितारा था, माना वो सबको प्यारा था, पर टूट गया फिर कहाँ मिला। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। ट्रैक पर आपका पूर्ण विराम हमारे लिए बहुत कहना पड़ेगा रुकने के लिए। चलिए, लास्ट प्रश्न आपका, हमारा मैसेज अंत में, चूँकि मम्मी के भी तरफ जाना पड़ेगा,
नहीं तो बाद में आप डांट खाएंगे, हमारे जाने के बाद तो हम क्या खाएं आगे में। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैसेज मेरा यही है कि जीवन में अपने लक्ष्यों को जितनी जल्दी, जितनी स्पष्टता से बनाइए वो श्रेयस्कर है। लक्ष्य बनाते समय दो बातों की गलती मत करें। लक्ष्य कभी समाज के, माता पिता के, किसी अन्य के कहने से ना बनाएं, और लक्ष्य बनाते समय अपने जो उद्देश्य है वो विराट रखें। धन लाभ, जिसको हम एक फ्यूडल माइंडसेट कहते हैं, भौकाल या इन चीज़ों को, ये आपका उद्देश्य नहीं हो सकते। ये बहुत क्षणिक बातें हैं। उद्देश्य विराट होने चाहिए, उसके बाद लक्ष्य बनाइए, और एक बार जब लक्ष्य बन जाए, निश्चित हो जाए, तब फिर पीछे मुड़ के मत देखिए। एक आधी असफलताएं भी यदि मिलती हैं तो उनसे हारना जरूरी नहीं है। हाँ, आप एक प्लान बी, सी मैंने की बात की कि उनको पकड़े रखें, इसलिए ताकि जीवन में रिस्क ना रहे। लेकिन अगर लक्ष्य निश्चित हो गया है तो फिर आपको संघर्ष करने से, असफलताओं के बावजूद भी बढ़ते रहने से कोई रोक नहीं सकता, और उस पर लगे रहना चाहिए। धन्यवाद। अभिनव जी, आपसे बात की बहुत अच्छा लगा, और हमें लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी, ईश्वर का, भगवान का आपके ऊपर कृपा है और बरस रही है, और इसी वर्ष फिर आने जा रहा है, आईएएस का रिजल्ट आने जा रहा है, पुनः हमको आना पड़ेगा भी। ढेर सारी शुभकामना आपको। आज का जो कंपटीशन है, जो प्रतियोगिता है, उसमें माता पिता को भी प्रतियोगिता के दौर से गुजरना पड़ रहा है। तो ऐसे समय बच्चों की परवरिश बहुत मायने रखती है। अभिनव जी, जिसका अभी साक्षात्कार चल रहा था, उनकी माता जी हमारे सामने हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर कौन सा आटा खिलाती थी, किस तरह परवरिश आप करती थी, क्या आपके अंदर ऐसा हुनर था कि इतनी सुख सुविधाओं के होते हुए भी क्या नहीं है आपके पास, उसके बावजूद बच्चे ने अपने गोल को ध्यान रखा। आपकी बिला जो यहाँ की ज़िंदगी है उसकी तरफ वो कभी नहीं गया, जबकि टीवी भी घर में है, मोबाइल भी देख रहा हूँ, जब मतलब 50,000 का म्यूजिक का सिस्टम होगा यहाँ पे रखा है। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामना आपको भी ढेर सारी मंगल कामनाएं आपके आगमन पर। आप जो आपको बार बार आते हैं, आपका भी अभिवादन। और मैं, हाँ जी, और मैं पहले रामलला जी को प्रणाम करूंगी कि उनके आने से मेरे बेटे को पद प्रतिष्ठा मिल रही है। रामलला सरकार की जय हो। और हाँ, आप फिर अपना क्वेश्चन कीजिए। जिससे आखिर क्या आज के समय में बच्चों पे क्या ध्यान देना चाहिए, जो है शुरुआत में, जैसे अपने उसको गोल, अपना जो है टारगेट पूरा करने के लिए उसको सहायता मिले? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों की नींव मजबूत होनी चाहिए, और आपने अगर शुरुआत से बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छा वातावरण दिया है, तो बच्चे उसी नींव के आधार पर, जैसे आप एक मकान बनाते हैं और उस नींव को मजबूत बनाते हैं तो मकान अच्छे से खड़ा होता जाता है। उसी तरह मैंने बच्चों को शुरुआत से अच्छे संस्कार, अच्छा वातावरण, अच्छी कहानी, कविताएं, इन्हीं सब चीज़ों में पाला, और अच्छे स्कूलों का अध्ययन करवाया। उसके अनुसार अब बच्चे धीरे धीरे अपने ही परिवेश में पलते रहे, और अब ये स्थिति है कि अयोध्या नगरी में होते हुए मुझे तो लगता है भगवान ने मुझे राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी दी है, जो मुझे कभी ये कहना ही नहीं पड़ता कि बेटा अब तुम पढ़ो। वो अपने लक्ष्य को ध्यान रखते हुए, उनका जो अभी लक्ष्य है वो नहीं प्राप्त हो पाया है, लेकिन ईश्वर चाहेंगे तो कुछ ही समय में वो लक्ष्य भी प्राप्त होगा। बस ईश्वर की ये बड़ी कृपा है, अनंत कृपा हो रही है हम सब पर, कि दिन प्रतिदिन मुझे कुछ ना कुछ गौरव का अवसर प्राप्त होता है, और हम यही चाहते हैं कि भगवान ऐसे ही हमारे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखे, और आने वाले समय में इनका लक्ष्य पूर्ण हो। जी। तो ये बताइए कि जो आपने इनकी एजुकेशन, जो मैं देख रहा हूँ, एजुकेशन इसकी मॉडर्नाइज है। अब आप तो सनातन संस्कृति से आप लोग ओतप्रोत हैं, आध्यात्मिक हैं, पूजा पाठ वाले हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ इनको इकोनॉमिक्स की तरफ आप जो है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आप इनको इंग्लिश मीडियम आपने पढ़ा है, ऐसा क्यों? अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि हम किसी और जा नहीं सकते। अध्यात्म अपने स्थान पर है, और अपनी पढ़ाई का जो क्या कहा जा सकता है कि हमारा किस ओर रुझान है। जैसे बच्चे चाहते हैं कि मैं इकोनॉमिक्स की तरफ जाऊं, किसी अच्छी उनका रुझान जिस तरफ हुआ, मैंने हमेशा बच्चों पर यही कहा कि आपको जिस तरफ रुझान हो। रुझान भी ऐसा नहीं, कहीं कहीं माता पिता को इंटरफेयर करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो है ही है। इनके पिताजी, हम सबकी पढ़ाई के प्रति, अध्ययन के प्रति हमेशा से ये, बॉलीवुड का हीरो कोई बनना चाहेगा। नहीं, रुझान का मतलब ये होता है कि बच्चों को दिन प्रतिदिन देखा जाता है कि बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। तो बच्चों का, मेरा इनकी पढ़ाई में इनका ज़्यादा हमेशा से रुझान रहा। तो मैंने यही कहा कि बेटा आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बचपन से मैं यही कहती थी बेटा मेरा बेटा आईएएस बनेगा, तो ये कहते कहते कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा होती जा रही है कि वो अभी आईएएस तो नहीं बन पाए हैं, लेकिन पीसीएस की कई नौकरियां उन्होंने इधर पाई हैं। ये 5वीं सर्विस है उनकी, जिससे हम लोग खुद भी गौरवान्वित हो रहे हैं कि ईश्वर ने ये क्षण मुझे दिए। और परसों रामलला जी आए, और आज ये कल शाम को ये रिजल्ट आ गया, इससे और भी खुशियाँ हो रही हैं। तो कुल मिला के इन्होंने अपने पापा का भी मान बढ़ाया, अपने पिताजी का भी। उन्होंने भी अपने जीवन काल में 7 नौकरियां की। अब जो वो कर रहे हैं वो इनकी 8वीं
सर्विस है। अभी तो ये पांचवी पे चल रहे हैं। लेकिन भगवान की कृपा रहेगी तो हो सकता है ये 7 दूना 14 तो होना चाहिए, दूना तो फिर हो जाए। दोनों लोग मिलाकर उसको पूरा कर देंगे। ये प्रभु की बहुत असीम कृपा है हम सब पर। और अच्छा, समझाने से मान जाते थे, कुछ पीटना भी पड़ता था? नहीं, बिल्कुल बच्चों ने कभी भी हम सबके अनुशासन को बिल्कुल सिरोधार किया है। कभी भी उन्होंने मेरे अनुशासन पर अनुशासनहीनता की ही नहीं। जो भी मैंने उनसे कहा उन्होंने हमेशा उस लक्ष्य को मान रखा। जो भी मैं कहती हूँ कि बेटा मोबाइल नहीं छूना है तो मोबाइल नहीं छूना है। और ये भी हमेशा कहती हूँ कि बेटा कितने भी बड़े बन जाना, लेकिन अपने परिवार, अपने आसपास रहने वाले लोगों को कभी मत भूलना, अपनी ज़मीन को कभी नहीं भूलना है। क्योंकि संस्कार ही सबसे बड़ी चीज़ है। हम कितने भी बड़े अफसर हो जाएं, लेकिन अगर हम में संस्कार नहीं है, आचार विचार नहीं है, तो फिर हम बेकार हैं। तो कुल मिलाकर हम सबकी जो बातें रहती हैं बच्चों के प्रति, बच्चों को समझाना, वो यही रहता है कि कृपा करके आप अपना हमेशा लक्ष्य ये बनाए रहें कि मुझे अपना जो लक्ष्य मैंने पाना है वो मुझे IAS बनना है तो बनना है। शेष प्रभु पर निर्भर करता है कि उन्होंने मेरे लिए क्या चुना है। अगर उन्होंने मेरे लिए यही चुन रखा है तो मैं इसी को करूँगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये लक्ष्य की तरफ अभी इनके पास अच्छा टाइम है अध्ययन करने के लिए। अरे आगे भी फैमिली प्लानिंग कुछ आपकी भी इच्छा होगी, बहू भी आएगी कि नहीं आएगी, उसके बारे में बताइए। अभी तो ये अभी 25 साल का 25 का पूरा हुआ है, 26 का हुआ है। अभी मैं ऐसा मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। अभी तो मैं इनके लक्ष्य पर ही नज़र रखी हूँ कि देखती हूँ कि ये कहाँ तक परिश्रम कर 30 के हो जाएंगे तब शादी आप करेंगी। तो पोते का समय आया था, दादी भी चिढ़ाई जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए कुछ भी हो, परिवार आने के बाद बहुत सी बाधाएं भी आती हैं और एकाग्र व्यक्ति नहीं हो पाता है। तो एकाग्रता के लिए कुछ समय और अभी इनको मैंने दे रखा है कि एकाग्र होकर अपने जीवन के लिए जो इन्होंने चुना है वो लक्ष्य अगर प्राप्त कर रहे हैं तो ठीक ही है। नहीं, ईश्वर ने जो चुना है और जो कन्या जो बहू मेरी आने वाली होगी वो आ ही जाएगी। भगवान ने कहीं उसे भी बनाया होगा। तो देखिए आज के पेरेंट्स हैं, कितना बदलाव आ गया। कुछ चीज़ें इनसे मैंने बात किया कि शायद हो सकता है इनको प्रश्नों का जवाब देने में असहज हुई, लेकिन फिर भी कितने पेरेंट्स बदल गए। ये चाहते हैं कि भैया जी कुशल से काम, आपकी ज़िंदगी पहले है, हम सेकेंडरी हैं, हम तो सहयोग आपका करते ही रहेंगे। बहू पे मैंने बात की, आपको मैंने कुछ हो सकता है कुछ खुल जाए, लेकिन अभी भी इनका लक्ष्य है कि बच्चा मेरा आगे बढ़े। अभी और हम टाइम देंगे, वो तो सेकेंडरी है, वो तो जो होना है होगा ही। लेकिन पहले की माताएं जो होती थी उनका शादी उनका पहला लक्ष्य होता था, बच्चों की जल्दी बड़े हों। ढेर सारी शुभकामना आपका निरंतर। इनको हमेशा एक ही चौपाई इनके लिए सुबह शाम प्रार्थना करती हूँ, सुफल मनोरथ हूँ तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखाए। प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ इनके मन और मनसा जो भी हो वो भगवान मेरे दोनों बच्चों की पूर्ण करें। जय राम लला। जय राम लला। देखिए भैया, माता पिता भैया पेरेंट्स भी मारना